हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम कुशल मंगल रहेंगे। और आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे डिस्कशन के साथ। सी लास्ट सेशन में अगर आपको याद हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, हमने अलग अलग कमिटीज देखे थे। तो हम इस चैप्टर में अब तक क्या देख चुके हैं? हमने देखा है हाउ टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल, जिसमें हमने सबसे मेन पढ़ा एक ऑपरेटिंग साइकिल, और बाद में हमने देखा कि फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसके ऊपर के क्वेश्चन हमको ऑफकोर्स देखने हैं। इसके बाद हमने देखा अलग अलग कमिटीज़ के नॉर्म्स क्या है, वो हमने कंप्लीट किए। अब वो पढ़ने के बाद भी वर्किंग कैपिटल के साथ एसोसिएटेड और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, और वो कॉन्सेप्ट्स हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम शुरू कर रहे हैं अदर इश्यूज इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो और देखो, छोटा सा एकदम लाइट सेशन है, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें टेक्निकल नहीं है। ओके जैसे सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और वही वापस यहाँ पे एक बार देकर रखा है कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हमेशा गलत रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अगर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है तो इट माइट शो दैट द कंपनी इज एबल टू वर्क मोर एफिशिएंटली। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अभी का, वो आ रहा है हमारे यहाँ पे द मिथ ऑफ एडिक्वेट करंट असेट्स। पूछो मिथ मतलब क्या? मिथ वर्ड मतलब क्या? मिथ मतलब क्या? ये बस एक मिथ है रे, मतलब क्या ऐसा बोलते हैं, ये सच नहीं है। तो द मिथ एसोसिएटेड विथ द मिथ ऑफ एडिक्वेट करंट असेट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सी यूजुअली ऐसा माना जाता है कि मोर द करंट असेट्स बेटर इज योर बिजनेस गोइंग। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि करंट असेट्स बढ़ते ही कब है? अरे मुझे बताओ ना, डेटाज आपके बिजनेस के कब बढ़ेंगे? जब सेल्स ज़्यादा हो रहा है। आपके बिजनेस में इन्वेंट्री ज़्यादा कब लगेगी? आपको सेल्स ज़्यादा हो रहा है, आपके बिजनेस ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, इससे तो आपके डेटाज बढ़ रहे हैं, इससे तो आपका स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री बढ़ रहा है। सो यूजुअली ये मिथ है कि मोर द करंट असेट्स बेटर इज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ऐसा माना जाता है। लेकिन हर बार ये रहे ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ डेटाज भी आपके बढ़ रहे हैं लेकिन कोई बिजनेस बढ़ नहीं रहा, डेटाज आपके इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आप इनएफिशिएंट हो, आप डेटाज का कलेक्शन सही टाइम पे नहीं कर पा रहे। सो बच्चों मान लेते हैं ऐसा केस है कि मेरे पुराने डेटाज थे 2 लाख के, मैं उनको ही रिकवर नहीं कर पाया, और मैंने नया बिजनेस किया, और नया बिजनेस करने से मान लेते कि मेरे पास और 2 लाख के डेटाज हो गए, टोटल डेटाज 4 लाख के, और मैंने बिजनेस किया, मान लीजिए और 1.5 लाख के डेटाज हो गए, टोटल कितने हो गए? 5.5 लाख के डेटाज। अब ऐसे देखा गया तो मेरा करंट असेट तो बढ़ ही रहा है, डेटाज मेरे बढ़ ही रहे, बट डज दैट रियली मीन कि आई एम ऑपरेटिंग माई बिजनेस वेरी एफिशिएंटली? डज दैट रियली मीन कि सिंस माई करंट असेट्स आर इंक्रीजिंग इट्स एज इफ दैट माई बिजनेस इज ग्रोइंग? नो, मेरा बिजनेस कुछ ग्रो नहीं कर रहा है। जो हर साल हो रहा था वही हो रहा था, वही चल रहा है, उसी स्पीड से चल रहा है। ये तो ऐसा है कि मैं मेरे पुराने डेटाज वसूल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपको दिख रहा है कि मेरे करंट असेट्स बढ़ रहे हैं, और क्योंकि मेरे करंट असेट्स बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है कि मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है। तो जनरली वर्किंग कैपिटल आपका कैसा बढ़ना चाहिए? ऐसा रहना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल आपका क्यों बढ़ा है कि बिकॉज इट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ टर्नओवर। कहीं ना कहीं टर्नओवर बढ़ा इसलिए वर्किंग कैपिटल बढ़ा, ये समझ में आता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि if the level of current asset is rising disproportionately to turnover, then notwithstanding the high current ratio, the situation has the following implications. अगर आपका टर्नओवर बढ़ने की वजह से करंट असेट्स नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब एक्चुअली ये निकलता है कि हो सकता है द एज ऑफ करंट असेट्स इज इंक्रीजिंग, which tells upon their quality. As current assets, particularly inventory and receivables, get older, the chances of their easy and complete conversion into cash receipt. सही बात है ना? अगर आपके डेटास बहुत पुराने हो गए तो उनसे पैसे वसूल होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? कम। साथ साथ में वैसे ही मान लीजिए अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत पुरानी हो रही है, आपने इन्वेंट्री लाई थी, कुछ माल आप लेकर आए थे, और वो इन्वेंट्री आपकी अभी भी पड़ी हुई है, वो इन्वेंट्री अभी भी यूज़ नहीं हुई है, वही अभी भी गोडाउन में पड़ी हुई है, तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग ये निकलेगा कि आपकी इन्वेंट्री बहुत ओल्ड हो रही है, इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे द फर्म इज पेइंग ह्यूज कॉस्ट फॉर हायर बिल्डअप ऑफ करंट असेट्स, दिस कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। देखिए अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत पुरानी हो गई तो ये कॉस्ट आपको इंकर करने पड़ेंगे। सो कौन से कॉस्ट है? पहला है द अमाउंट स्पेंड टुवर्ड्स रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट इनपुट्स में जो आज आपकी इन्वेंट्री में पड़े हुए, इसमें आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लॉस होने वाला है। वही लिख कर दिया, द कॉस्ट इंकर टुवर्ड्स द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फाइनेंस फॉर दिस करंट असेट्स। तो एक तो बहुत अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल आपका पड़ा हुआ है, वो अमाउंट आपका ब्लॉक्ड है। अमाउंट ब्लॉक्ड है, ये प्रॉब्लम है, उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल सकता था, ये इंटरेस्ट का आपका लॉस हुआ। दूसरा, अगर इन्वेंट्री आपकी गोडाउन में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है तो उस इन्वेंट्री का ध्यान भी तो रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा, राइट? सो इन्वेंट्री को स्टोर करने के कॉस्ट बढ़ जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस। बच्चों ऑब्सोलेंस मतलब क्या? ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेट होने का चांस।
तो अगर मान लीजिए आप इतनी इन्वेंट्री लेकर बैठे हो, अगर वो इन्वेंट्री गलती से ऑब्सोलीट हो गई, आउटडेट हो गई, तो वो इन्वेंट्री वेस्ट हो जाएगी। और एक और प्रॉब्लम है, अगर बहुत ओल्ड इन्वेंट्री आपकी है तो इससे एक और प्रॉब्लम हो सकता है, द कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट्स ऑन रिसीवेबल्स। मतलब ही जैसे आपके इन्वेंट्री ओल्ड हुई है, वैसे अगर आपके डेटर्स मान लो बहुत एज्ड हो गए, बहुत ओल्ड हो गए हैं, तो उस डेटर्स के ऊपर एक और प्रॉब्लम है कि बैड डेट्स होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एसेंशियली ये पैराग्राफ पूरा ये बोलता है कि जो करंट असेट्स के साथ एसोसिएटेड मिथ है कि करंट असेट्स बढ़ रहे हैं मतलब ही बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है करंट असेट्स सिर्फ तब बढ़ते हैं जब टर्नओवर बढ़ता है, मतलब ही जब सेल्स बढ़ता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपका टर्नओवर बढ़ गया, टर्नओवर बढ़ गया मतलब आपका टर्नओवर बढ़ गया, टर्नओवर बढ़ गया मतलब क्या कि आपका सेल्स बढ़ गया। आपके सेल्स बढ़ने की वजह से मान लीजिए अगर आपके इन्वेंट्री बढ़ रहे हैं या आपके करंट असेट्स या आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बिना टर्नओवर के बढ़े, अगर आपके सिर्फ वर्किंग कैपिटल बढ़ते जा रहे हैं, करंट असेट बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब कि आपके करंट असेट्स एज हो रहे हैं। कौन एक और बार क्या एज हो रहा है? एज हो रहे हैं मतलब क्या कि आपके डेट्स पुराने हो रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री बहुत दिनों से पड़ी हुई है, राइट। और अगर ऐसा ये रीज़न है कि आपके डेटर्स पुराने हो रहे हैं, इन्वेंट्री बहुत पुरानी हो गई है, तो ये एक खतरनाक घंटी है, ये सही नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा करंट असेट्स ज़्यादा मतलब आपका बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, आपका वर्किंग कैपिटल बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, ये एक मिथ है। ये एक छोटा सा इशू हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हेडिंग ही क्या है ना हमारा आज का, हेडिंग ही क्या है? अदर इश्यूज इन्वॉल्व। तो लिंबू टिम्बू सन्ड्री इश्यूज है जो वर्किंग कैपिटल के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। उसमें से पहला ये एक मिथ था, ये मिथ हमने क्लियर किया। इसके अलावा एक और पॉइंट क्या है, डज अ बैलेंस शीट गिव ट्रू पिक्चर ऑफ करंट असेट्स? क्या ये सच है कि जो बैलेंस शीट में करंट असेट दिखते हैं वो हमेशा ट्रू पिक्चर दिखाते हैं कंपनी के? अब हेडिंग से समझ में आ रहा है कि अगर वो ट्रू पिक्चर होता तो इतना बड़ा उसमें लिख कर नहीं देते। तो सर अगर इतना सारा लिख कर दिया है आपने उसके बारे में, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और हाँ, गड़बड़ ये है कि एक्चुअली आप जिस बैलेंस शीट के दिन के करंट असेट्स आप देखते हो, एक्चुअली वो बहुत ही स्टैटिक है। क्या वो बहुत ही स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब क्या? एक्चुअली जैसे मान लीजिए 31 मार्च के दिन के आप करंट असेट्स देख रहे हो, तो एक्चुअली सिर्फ 31 मार्च के डेटर्स, 31 मार्च का कैश बैलेंस, 31 मार्च के दिन का इन्वेंट्री बैलेंस दिखेगा ना। हर बार हर दिन यही रहे, डे टू डे बेसिस पे हमारे डेटर्स उतने ही हैं, कैश उतना ही है, इन्वेंट्री हमारी उतनी रहती है डे टू डे बेसिस पे जो 31 मार्च को दिख रही है, ये मानना थोड़ा ज़्यादा सही नहीं है। इसलिए इससे ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ओवरकम करने से हम लेते हैं एवरेज। एक तो वीकली लो, मंथली लो या क्वार्टरली लो। मतलब क्या कि इस पूरे वीक में ऑन एन एवरेज आपके पास इन्वेंट्री कितनी थी। तो मान लेते मंडे को स्टॉक कितना था देखने का, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, हर दिन देखने का कि स्टॉक कितना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मान लेते टोटल स्टॉक इतना था आपका, 7 दिनों का स्टॉक जो था उसका आपने टोटल ले लिया, डिवाइड बाय 7, ये आ गया आपका एवरेज स्टॉक फॉर द वीक। सो बच्चों, जो भी बैलेंस शीट में करंट असेट्स दिखते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते वक्त यूजुअली वो करंट असेट्स नहीं लेते कि जब 31 मार्च के दिन जो करंट असेट्स है सर हम वो ले ले क्या, वो लेना ज़्यादा सही नहीं होगा कि वो बहुत ही एक स्टैटिक मेजर हुआ ये देखने का कि आपके करंट असेट्स कितने हैं। एक्चुअली आपने क्या करना चाहिए, आपने थोड़ा सा एवरेज लेना चाहिए। एक हफ्ते भर का एवरेज लीजिए, एक महीने भर का एवरेज लीजिए कंपनी का, और वो जो एवरेज आए कि भाई आज इन्वेंट्री 10,000 थी, कल 12,000 थी, एवरेज निकाला 10 और 12 का 11,000 आया। ऐसे पूरे वीक के इन्वेंट्रीज की टोटल लीजिए, डिवाइड बाय 7 कीजिए। ऐसे पूरे मंथ में क्या इन्वेंट्री वैल्यूज थे उसकी टोटल लीजिए, उसको डिवाइड बाय 30 कीजिए। ये जो आ रहा है आपका एवरेज, ये एवरेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा डायनामिक रह सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो किसी एक दिन का करंट असेट्स लेना और ऐसा मानना कि जो 31 मार्च के दिन करंट असेट्स की पोजीशन है वही पूरे साल रहती है, ऐसा मानना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, राइट। बहुत ही स्टैटिक अजम्पशन हो जाएगा। तो ये वाला अजम्पशन ज़्यादा सही है, जहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है, डायनामिज्म लाई गई है क्योंकि हमने एवरेज लिया। लेकिन एक स्पेशल केस भी आता है, एक सेकंड केस भी है। इस स्पेशल केस में क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीजनल नेचर के रहते हैं और उनमें कुछ सीजनल पिक्स, मतलब इसको ट्रफ्स बोलते हैं। ट्रफ्स मतलब क्या, जब एकदम ही टॉप पे रहता है। ऐसे मान लीजिए आपका सेल्स का ये ग्राफ है और वो कभी कभी एकदम टॉप पे जाता है, वापस कभी कभी रेगुलर आता है, कभी कभी वापस सीजन आया तब टॉप पे जाता है, वापस रेगुलर होता है। तो जो टॉप से रहते हैं आपके हाईएस्ट पॉइंट्स, इसको ट्रफ्स कहते हैं। तो एक स्पेशल केस लिया गया है। देखो बच्चों, आज का हेडिंग ही है अदर इश्यूज इन्वॉल्व विद वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की मेन चर्चा अपनी हो गई जो ऑपरेटिंग साइकिल की थी। अभी इसके अलावा कुछ और सन्ड्री लिंबू टिम्बू कुछ पॉइंट्स है, वो लिंबू टिम्बू पॉइंट्स हम 1 by 1 पढ़ रहे हैं। जैसे एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या रहता है, ये पॉइंट खत्म हो गया।
वैसे हमने इसके पहले पढ़ा कि एक मिथ होती है सर कि जितने करंट असेट्स ज़्यादा उतना हमारा अच्छा चल रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं क्या? नहीं बेटा, ये मिथ है। कि अगर करंट असेट्स सेल्स बढ़ रहा है इसलिए करंट असेट्स बढ़ रहे हैं तो बोलना सही रहेगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका सही चल रहा है। लेकिन बिना सेल्स के बढ़े अगर आपके करंट असेट्स बढ़ रहे हैं तो ये खतरे की घंटी है। ये एक्चुअली ये दिखा रहा है कि आपका करंट असेट्स के ऊपर एफिशिएंट यूज़ नहीं है। आपके डेटर्स एज हो रहे हैं, पुराने डेटर्स भी वसूल नहीं हुए और नए डेटर्स ऐड हो रहे हैं, इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, नया नया स्टॉक आ रहा है वो यूज़ नहीं हो रहा है, और इसलिए शायद आपके कहीं ना कहीं करंट असेट्स बढ़ रहे हैं। ये मिथ का सेकंड पॉइंट कवर हो गया। एक थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे हैं अभी कि क्या करंट असेट्स जो हमको दिखाते हैं वो हमेशा सही रहता है? जो करंट असेट्स बोल रहे हैं, करंट असेट्स का पिक्चर जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, क्या वो पिक्चर हमेशा सही है? ये चर्चा भी यहाँ पे चल रही है। तो सेकंड पॉइंट में बात एक्चुअली ये है कि ये कुछ ऐसे बिजनेसेस रहते हैं जिनका सीजनल नेचर बहुत रहता है बिजनेस में। मतलब क्या, जब सीजन है तब सेल्स ज़्यादा है, जब सीजन नहीं तब सेल्स कुछ और। तो ऐसे टाइम पे हमने क्या करना चाहिए सर? करंट असेट जब हम लेते हैं वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, कब के करंट असेट्स ले? तो बच्चों ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? एक्चुअली अपने दोनों का अलग अलग निकालना चाहिए। सीजनल नेचर के लिए करंट असेट्स अलग ऐसे निकालो, और जो आपका रेगुलर नॉर्मल बिजनेस रहेगा मान लीजिए, उस टाइम पे करंट असेट्स क्या ये अलग से कैलकुलेट करो और अलग से दो आंसर दीजिए। कोई आपसे पूछे कि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसको क्लियर आंसर देना कि भाई जब मेरा सीजन रहता है ना उस टाइम पे मेरा करंट असेट ज़्यादा रहता है, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और जब सीजन नहीं रहता है, जब लीन फेज रहता है, जब एकदम पीक पे कुछ नहीं चल रहा है, इनफैक्ट लीन सीजन बोलते हैं उसको। लीन सीजन मतलब क्या, थोड़ा सा आराम से चल रहा है भैया, तो जब लीन सीजन है उस टाइम पे मेरे करंट असेट्स ये पकड़िए और इसके हिसाब से जो वर्किंग कैपिटल का आंसर आएगा वो मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे करंट असेट्स पकड़ते वक्त ये वाले पकड़ना, जहाँ पे सीजन है टॉप वाले करंट असेट्स। सीजन के टाइम पे करंट असेट्स अलग रहेंगे और इसलिए वर्किंग कैपिटल आपका रिक्वायरमेंट क्या है सीजन के वक्त अलग डेफिनेशन रहेगा। और जब सीजन नहीं है उस टाइम पे करंट असेट्स ये पकड़ना और इसके हिसाब से जो आपका वर्किंग कैपिटल आया वो कहा जाएगा कि दैट इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फेयर एनफ एवरीवन? ओके, चलिए इसके बाद में और आगे बढ़ते और पढ़ते हैं द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैश होल्डिंग। राइट, अब कैश के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कैश के बारे में सर इतना अलग से एकदम स्पेशल पॉइंट क्यों? देखो बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश के बारे में स्पेशल पॉइंट हम लेने वाले। इनफैक्ट अब इस चैप्टर का जो अगला सेकंड पार्ट है जो थोड़ा कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है और काफ़ी स्कोरिंग है, वहाँ पे तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट में क्या क्या आता है? कैश आता है, डेटर्स आता है, इन्वेंट्री आता है, राइट, मेनली। इसके अलावा करंट लायबिलिटी में मेनली कौन रहते हैं? मेरे क्रेडिटर्स रहते हैं। तो एक्चुअली अभी हम क्या करने वाले, एक एक आइटम को पकड़कर उसको डिटेल में पढ़ने वाले कि कैसे इनको हम एक ऑप्टिमम लेवल पर रख सकते हैं। व्हाट इज इट? ऑप्टिमम लेवल, कि कैश कितना रहना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, डेटर्स कैसे रखने चाहिए, इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्रेडिटर्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो हम एक आइटम को डिटेल में पढ़ने वाले। पर अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे कैश इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली कैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे लिक्विड अगर कोई करंट असेट है तो वो कौन है? कैश। इसलिए चलिए कैश होल्डिंग कैसे कैसे एक बिजनेस रख सकता है, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैश होल्डिंग। कैश किसको बोलते हैं हम? जैसे यूजुअली बाय द वर्ड कैश वी मीन व्हाट? करेंसी नोट्स, पेपर नोट्स। यहाँ पे कैश का वो मीनिंग नहीं है। कैश को आप कैसे कैसे रख सकते हो, कौन से फॉर्म में रख सकते हो, ये बात हमारी चल रही है यहाँ पे। सबसे पहले कैश इज कंसिडर्ड विद द मोस्ट लिक्विड करंट असेट। इट इज हेल्ड ईदर एज अ कैश बैलेंस और बैंक अकाउंट्स। देयर आर टू वेज ऑफ होल्डिंग बैंक बैलेंस। बैंक में तो कैश कैसे कैसे रख सकते हैं, एक तो कैश इन हैंड और दूसरा क्या रहता है? कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक में भी दो केसेस। कैश एट बैंक मतलब क्या हो सकता है कि आपने बैंक में करंट अकाउंट में रखा है, या हो सकता है कि आपने उसको फिक्स्ड डिपॉजिट्स में रखा है, एफडी में। अब करंट अकाउंट का क्या रहता है खासियत? करंट अकाउंट की खासियत ये रहती है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड नंबर ऑफ विड्रॉल्स। खैर नंबर ऑफ डिपॉजिट्स के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन सेविंग्स अकाउंट में भी नहीं रहते। आपने कोई अकाउंट में ऐसा नहीं देखा होगा कि आप कोई बैंक में जा रहे हो, आप बैंक में पैसा डालना चाहते हो और बैंक बोल रही कि नहीं भैया हम आपके पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दिन में आप सिर्फ इतना डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट के ऊपर या नंबर ऑफ डिपॉजिट्स कितनी बार आप कर सकते हो इसके ऊपर तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन कितनी बार आप विड्रॉ कर सकते हो इसके ऊपर जरूर रूल्स रहते हैं। बट करंट अकाउंट एक ऐसा स्पेशल अकाउंट है कि जहां पे आपको विड्रॉल कितनी बार भी करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हो, जितनी बार चाहिए। कम ऑन वन सेकंड, क्या जितनी बार चाहिए आप उतनी बार पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ये खासियत है आपके करंट अकाउंट की। लेकिन फिक्स डिपॉजिट क्या रहता है? एफडी ऑफ कोर्स हम सबको पता है, एक टर्म के लिए, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए हम उसको क्या करते हैं, पैसे बैंक को दे देते हैं जिसके ऊपर हमको एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इसके बदले में एक प्रॉब्लम है कि ये पैसा आप इमीडिएटली विड्रॉ नहीं कर सकते। हालांकि
रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आप अपने एफडी को तोड़ सकते हो। सुना आपने कभी, सुना है कभी किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से बोलते हुए कि यार अभी मुझे पैसों की जरूरत है और इसलिए मैं मेरी एफडी ब्रेक करने वाला हूँ। सो रियलिटी में एक्चुअली जब हम बोलते हैं कि यार ये जो एफडी है वो लिक्विड नहीं है, अगर मैंने एफडी में पैसा डाल दिया तो वो लिक्विड नहीं है, ऐसा करंट अकाउंट बैलेंस लिक्विड है लेकिन एफडी जो है वो लिक्विड नहीं, एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं है। हेंस आप लिख के दिया मैंने, हेंस इवन फिक्स डिपॉजिट शुड बी ट्रेडेड एज लिक्विड असेट्स। इसका रीजन क्या है कि एफडी भी आप तोड़ सकते हो, और एफडी तोड़ा तो ऐसा कोई बहुत बड़ा पाप नहीं होता है। आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, से मान लीजिए बैंक ने कहा था कि आपके एफडी के ऊपर हम आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, तो वो 8% ना देते हुए हो सकता है वो आपको सिर्फ 6% दे दे, 5% दे दे, लेकिन आपको आपका कैश यूज करने के लिए मिल सकता है। तो ये मानना कि एफडी में डाला हुआ पैसा लिक्विड नहीं रहता, ये गलत है। इसलिए कई सारे फाइनेंशियल मैनेजर्स अपनी कंपनी को एडवाइस देते कि आप अपने पैसों को एफडी पे रख दीजिए, करंट अकाउंट में रखने का मतलब नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर रहता है, लेकिन एफडी पे एटलीस्ट आपको एक फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और इमरजेंसी के केस में अगर हमें लगा कभी कि यार हमें पैसों की जरूरत है, तो एफडी को ब्रेक कर उसका पैसा निकाला जा सकता है। एट मैक्स जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको शायद कम मिलेगा, लेकिन आपका पैसा आपको यूज करने के लिए मिल सकता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ होल्डिंग कैश। वेरियस फॉर्म्स ऑफ होल्डिंग कैश में हमने सबसे पहले क्या देखा कि कैश को आप कैश फॉर्म में भी रख सकते हो या बैंक में रख सकते हो। बैंक में दो, एक कौन सा, करंट अकाउंट, और दूसरा कौन सा है, एफडी। बट अगर आप देखो तो आपने किसी को भी कंसल्टेंसी देते हो तो आपने ऑफकोर्स ये बोलना है कि ऐसा नहीं कि एफडी का पैसा कंप्लीटली लिक्विड है, आप उसको उसमें उस फॉर्म में भी कैश को होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। एट मैक्स जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला था वो कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट करंट अकाउंट में तो वैसे भी नहीं मिलना था, तो इसलिए एफडी में रखा पैसा तो भी चल जाता है। ओके, लेकिन फिर भी कभी कभी एफडी को हमने नहीं तोड़ना चाहिए। उसका रीज़न ये सिंपल है, जैसे अभी के डिस्कशन के हिसाब से तो आपको क्या लग गया कि हम एफडी में पैसा रख सकते हैं बिंदास, जब चाहिए तब तोड़ देंगे। कुछ कुछ बिजनेसेस एफडी एक्चुअली, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ कुछ बिजनेसेस बच्चों ऐसे रहते हैं जो एक्चुअली एफडी में पैसा है ना कभी भी इस पर्पज से रखते ही नहीं है कि यार ये पैसा हम कभी ना कभी यूज़ कर लेंगे, नहीं, वो एफडी में पैसा इस पर्पज से रखते ही नहीं है कि जब ज़रूरत गिरेगी तब हम पैसा ये यूज़ कर लेंगे। इनफैक्ट एफडी में पैसा वो इसलिए रखते हैं ताकि उसके दम पे उनको बहुत सारे और बेनिफिट्स मिले। जैसे इसका मतलब क्या है, क्वाइट अ फ्यू फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर हेल्ड पर से बट एज अ मार्जिन मनी डिपॉजिट्स फॉर अवेलिंग, दे आर हेल्ड एज मार्जिन मनी फॉर अवेलिंग फैसिलिटीज। कौन सा फैसिलिटीज है, जैसे एक रहता है लेटर ऑफ क्रेडिट, क्या रहता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, guarantee from banks to the extent of such margin the liquidity of the bank balance of the firm is impaired। तो कई बार अगर अपने एफडी में पैसा रखते हैं, कुछ लोग इसलिए रखते हैं ताकि हमें जितना पैसा हमने एफडी में रखा है उतनी गारंटी बैंक दे दे, हमको लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एक्सपोर्ट वगैरह करने जाते हो, राइट, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके बैंक से आपको लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाए, आपको गारंटी मिल जाए बैंक से। तो कभी कभी वो गारंटी और वो लेटर ऑफ क्रेडिट या ऐसे कुछ चीज़ें मिलाने के लिए कई बार लोग एफडी अकाउंट भी खोलते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी कैश को रखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ एफडी। उसके बाद में कैश बैलेंस आर आल्सो हेल्ड एज अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज ग्रांटेड बाय बैंक्स। इसका मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है बच्चों इन शॉर्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। एक्चुअली बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है, अवेलेबल कैश है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, दैट इज अ कैश विच इफ यू वांट यू कैन अवेल, यूज करना है करो, लेकिन आप इसलिए उसको यूज नहीं करते कि उसके ऊपर रखता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो एक और तरीका है जिससे आप अपने कैश को होल्ड कर सकते हो, वो कैश जो आपका नहीं है, एक्चुअली बोरोड कैश है लेकिन स्टिल अवेलेबल है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और उसको उतना ही यूज करना है जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसको ऊपर लगता है आपको इंटरेस्ट, राइट। सो एग्जांपल क्या है उसका, जैसे एग्जांपल के तौर पे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या रहता है बैंक ओवरड्राफ्ट में, ऑल सच बैलेंसेस अर्न मनी फॉर द फर्म इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट दैट इज सेव्ड ऑन अनअवेल्ड पोर्शन। वो पोर्शन जो आपने यूज नहीं किया उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। Yet the money remains available to firm almost on call. Such balances are most suitable to a firm for enhancement of liquidity, provided that the firm has the policy of availing bank finance. These firms maintain just enough balance. Just enough, बच्चों, just enough मतलब क्या है? Just enough मतलब minimum. जैसे what are the runs just required to win a match? How many runs should you score more than the opposite team to just win the match? To just win the match, you should score only one run more. कि किसी ने अगर 266 रन बनाए तो आपके टीम ने 267 रन बनाने, दोज आर द रन्स जस्ट इनफ टू विन द मैच।
तो ऐसे लोग जिनको बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह की फैसिलिटी मिलती है, इनको आपने क्या देना है, इनको आपको कंसल्टेंसी दे तो क्या बोलना है, आपको ये बताना है कि क्योंकि आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट या ऐसे अदर फैसिलिटीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा कैश आपके पास रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब चाहिए तब आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो जो अनअवेल्ड पोर्शन है, जो आपने यूज़ नहीं किया, आपके पास फैसिलिटी थी फिर भी आपने यूज़ नहीं किया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। So these firms maintain just enough balance in their current accounts and transfer the surplus immediately to borrower accounts for saving interest thereon. In most such cases, even the routine transactions are carried out through the borrower accounts, thus precluding the need of maintaining current accounts even. तो कई बार जब ऐसे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी रहती है तो लोग ये बोरोड फंड से ही रेगुलर ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, कोई करंट अकाउंट रखने की जरूरत नहीं गिरती, ज़्यादा करंट असेट मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट या ऐसे फैसिलिटीज़ है। तो ये क्या पढ़ा हमने कि हमने पढ़ लिया द वेरियस वेज फॉर्म्स इन विच यू कैन होल्ड कैश। तो कौन से फॉर्म है, एक है मेरे पास कैश इन हैंड, दूसरा है कैश एट बैंक, बैंक में दो, एक है करंट अकाउंट, दूसरा क्या है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा रखना कोई बहुत ऐसा नहीं है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसको लिक्विडिटी उससे प्रॉब्लम आएगी, नहीं, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी कोई प्रॉब्लम में नहीं आती, जब चाहे तब एफडी तोड़ सकते हो और बस आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो शायद हो सकता है कम हो जाए। लेकिन कभी कभी एफडी लोग इसलिए नहीं रखते अपने पास कि वो वर्किंग कैपिटल के लिए या डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए काम आ जाए, इनफैक्ट वो एफडी इसलिए रखते हैं ताकि उस बेसिस पे उनको मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग गारंटीज एंड बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़। और उसके बाद हमने देखा कि कैश का एक और फॉर्म है, आप अपने कैश को होल्ड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटीज़ ग्रांटेड बाय द बैंक और बाय द फाइनेंस ग्रांटेड बाय द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे उस केस में हो सकता है आपको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिले, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको कहाँ मिलेगी, इन केस ऑफ बैंक ओनली, और उस केस में हम बोलेंगे कि ये भी एक्चुअली एक फॉर्म है अपने कैश को रखने का, क्योंकि आज अगर आपके पास फैसिलिटी है मतलब ही जब चाहिए तब कैश अवेलेबल है। ओके, चलिए इसके बाद में आपको देखना है कैश मैनेजमेंट को। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमको एक एक आइटम को अभी डिटेल में उठाकर पढ़ना है और देखना है कि कैसे उस आइटम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक एक आइटम को कंट्रोल किया तो ऑटोमेटिकली आपके करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज कंट्रोल हो जाएंगे एंड देन वी कैन से कि वी आर एक्चुअली ऑप्टिमाइजिंग द व्यूज ऑफ आवर वर्किंग कैपिटल। ओके, तो चलिए कैश मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब कैश मैनेजमेंट पढ़ने से पहले, ओके, by cash management what do we mean? We mean the management of cash in currency form, bank balances and readily marketable securities. तो जब मैं कैश बैलेंस की बात करता हूं तो कैश बैलेंस मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं। By the word cash I mean cash, बैंक बैलेंसेस एंड ऑल्सो रेडीली मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब ही जो कंपनी के पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटीज जो आप कभी भी चाहिए तब मार्केट में बेच सकते हो, जब चाहिए तब बेचो, जब खरीदना है खरीदो। सो एक्चुअली वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं एंड हेंस दे आर इक्विवेलेंट टू कैश। सो ये एमसीक्यू में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चों की वाट लगेगी जो थ्योरी को बहुत लाइटली लेते हैं, जो थ्योरी को ऐसा पढ़ते कि यार ये तो मुझे पता है कैश मैनेजमेंट, कैश को मैनेज करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कैश मैनेजमेंट इंक्लूड्स व्हाट, ऑप्शन ए मैनेजिंग कैश, ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ बैंक बैलेंसेस, ऑप्शन सी मैनेजमेंट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऑप्शन डी ऑल द अबव, हो सकता है बच्चे ये लिख दे कि कैश मैनेजमेंट मतलब क्या, कैश का मैनेजमेंट। गलत, कैश मैनेजमेंट में ही आता है कैश का मैनेजमेंट, बैंक बैलेंस का मैनेजमेंट एंड कम ऑन वंस अगेन बोलो क्या, रेडीली मार्केटेबल सिक्योरिटीज, राइट। ऐसे सिक्योरिटीज जो जब चाहिए तब मार्केट में बेचे जा सकते हैं उसको कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, कैश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इट इज ऑल्सो द टर्मिनल कन्वर्जन पॉइंट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। टर्मिनल कन्वर्जन पॉइंट्स मतलब क्या कि सब एट द एंड अपना दम घुटते वक्त कैश बन जाते हैं। मतलब क्या कि आज डेटर्स है 2 लाख के, तो डेटर्स बैलेंस शीट में 2 लाख दिखते हैं, थोड़े दिनों बाद वो भी किस में बदल जाते हैं, कैश में। आज इन्वेंट्री आपके पास, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 3 महीने के लिए शायद दिखेगी, 3 महीने बाद जब आप वो बेच दोगे तो फाइनली वो इन्वेंट्री अपना दम घुटते वक्त किस में बदल जाएगी, कैश में बदल जाएगी। सो ऑलमोस्ट ऑल योर एसेट्स terminate at the end in form of cash. So it is also the terminal cash point for the constituents. like MCQ आ सकता है, dash is the terminal point, terminal conversion point for other constituents, other current assets. It is cash. Each firm holds cash to some extent. Sources of this cash may be working capital, operating cycle or capital inflows. Similarly, the outflow from the cash reservoir of the firm can be either फॉर ऑपरेटिंग साइकिल और फॉर कैपिटल रीपेमेंट। बच्चों क्या बोल रही है बार बार कैपिटल, सी सिंपल है, जो भी कैश आपको बिजनेस में दिख रहा है वो 2 जगहों से आ सकता है। एक तो ऑपरेटिंग साइकिल से आया होगा
ऑपरेटिंग साइकिल मतलब ही क्या, आपके रोज के ऑपरेशंस। तो हो सकता है जो भी कैश आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है वो कहाँ से आया, वो आया होगा आपके ऑपरेटिंग साइकिल से, मतलब ही क्या, आपके रोज के ऑपरेशन से, तो वहाँ से आया होगा। नहीं तो दूसरा हो सकता है आपका जो भी कैश है वो कहाँ से आया, वो कैश आपका आया होगा फ्रॉम कैपिटल इनफ्लोज। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैपिटल इनफ्लोज? जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपका लैंड कहीं पे बेच दिया, ओके, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, कोई बिल्डिंग थी, कोई कैपिटल असेट्स थे, वो बेचकर कैश जो आता है उसको हम बोलेंगे दैट इज नॉट द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बट दैट इज द कैश फ्रॉम कैपिटल एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। गेटिंग पॉइंट एवरीबॉडी? एक तो यहाँ से कैश आ सकता है। एक और कैश का एक्चुअली एक तरीका है कि जो भी कैश आपको दिख रहा है वो कहाँ से आया होगा, हो सकता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आया होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब हो सकता है कि आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की हो, आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया हो, राइट? तो ऐसे चीज़ों को हम कहेंगे कि आपने कैश कहाँ से लाया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से लाया हुआ कैश है। तो एक्चुअली जो भी कैश आपको दिख रहा है आपके बुक्स में, हो सकता है वो ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू आया हो, या हो सकता है वो कहाँ से आया होगा, थ्रू कैपिटल इनफ्लोज। ओके, कैपिटल इनफ्लोज में ही आ सकता है कि वो कोई लैंड वैंड बेचकर आ गया, या आ सकता है कि आपने कोई शेयर्स वगैरह इशू किए, कि वो भी एक कैपिटल चीज़ ही है। शेयर्स हम रोज रोज थोड़ी इशू करते हैं। सो एक तो ऑपरेशन से आया, नहीं तो कैपिटल इनफ्लोज होंगे। कैपिटल इनफ्लोज हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह जो थी वो बेचकर आया, या हो सकता है कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी जैसे शेयर्स वगैरह इशू करके आया। और वही जब भी कैश आउटफ्लो होते हैं, हो सकता है एक तो वो रोज के आपके ऑपरेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए इशू हुए हो, या हो सकता है वो होगा आपका कैपिटल आउटफ्लो, और ये उन्होंने वहाँ पे लिख कर दिया। ओके, कैश मैनेजमेंट में। अब मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, कि इंसान कैश रखता क्यों। चलो आप सोचो, आज आप अपने वॉलेट में, देखता हूँ मैं पहले मेरे वॉलेट में कुछ कैश है क्या। ओ यस, आज सुबह आते आते थोड़ा सा मैंने रास्ते पे जरा मांग के देखी बच्चों कितने कलेक्शन हो गया। वेरी गुड। सब मान लेते हैं ये इतना कैश में लेकर क्यों जा रहा हूँ, क्यों मुझे इतनी ज़रूरत है कैश की, कैश ही क्यों रखने का, अदर सिक्योरिटीज़ क्यों नहीं, सिर्फ स्टॉक क्यों नहीं रखते आप इन्वेंट्री में, सब ये कैश का इन्वेंट्री लेके रखो ना सर, ऐसा क्यों नहीं करते आप कैश क्यों होल्ड करते हो। यूजुअली बच्चों अगर आप देखो तो कैश होल्ड करने के 3 मेन मोटिव्स है। पहला है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव मतलब क्या, कि क्योंकि कैश सबसे लिक्विड चीज़ है, जब चाहिए तब जो चीज़ चाहिए अगर वो आपको चाहिए, सबसे पहले अगर आपके पास कैश होगा तो वो सबसे लिक्विड है, मतलब वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल चीज़ है। कोई भी उसके बदले अपने सर्विसेज या गुड्स आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा, और इसलिए कैश सबसे लिक्विड चीज़ है, इसलिए हम उसको एक स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ कि मान लीजिए आज रास्ते से जाते जाते हो सकता है मुझे कहीं एक अच्छा सा पानी पूरी वाला दिख जाए, और वो पानी पूरी देखकर मुझे खाने की इच्छा होती तो बस मैं खा लूंगा, कैश रहने दो जेब में। हो सकता है जाते जाते मुझे कहीं पे खाने के लिए अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए, इच्छा हो गई, दिखा कि यार यहाँ पे ये आइसक्रीम बहुत बढ़िया मिल रही है, कोई मिल्क शेक पी रहा है, कहीं पे जूस सेंटर है, कोई सैंडविच सेंटर है, देखकर इच्छा हो गई मुझे कि पीना है वो, तो पैसे होने चाहिए, इसलिए मैं कैश लेकर चलता हूँ। ये मेरे स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी, आई स्पेक्यूलेट समथिंग, आई सी समथिंग दैट माइट हैपन एंड हेंस that motivates me to hold cash. So one of the main purpose, one of the main objective why people hold cash is because of the motive of speculation, that is called as speculative motive. अभी बिजनेस के एंगल से ये क्या स्पेकुलेशन हो सकता है, जैसे मेरे एंगल से पानी पूरी स्पेकुलेशन है, मेरे एंगल से हो सकता है जो सैंडविच वाला दिख रहा है वो एक मेरे लिए स्पेकुलेशन हो मेरे एंगल से, और मुझे पता है सिग्नल पे जब कुछ वो मोबाइल के स्टैंड्स लेके आते हैं, या वो आता है ना कि जिससे जूम करके देखते हो आप, अगर आप मूवी देख रहे हो तो मोबाइल अंदर डाल दीजिए, वो लेंस से जूम हो जाएगा। तो ऐसी छोटी मोटी सी चीज़ें लेना मुझे बड़ा पसंद है, भले मैं कभी यूज़ नहीं करता, लेके रख देता हूँ, लेकिन वो मुझे मोटिवेट करता है, दिखे ना ऐसा कि लेने का मन करता है, राइट। सो एसेंशियली ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, ये मेरे स्पेकुलेशंस हुए, इसलिए मैं कैश रखता हूँ। बिजनेस के एंगल से क्या स्पेकुलेशन हो सकता है, बिजनेस क्यों रखता है कैश, क्या स्पेकुलेट करता है बिजनेस। अब देखिए बिजनेस ये स्पेकुलेट करता है कि अगर मान लेते बिजनेस को कभी भी अपने ऑपरेटिंग साइकिल को इंप्रूव करना है, उसको ग्रो करना है, बिजनेस को अपने ऑपरेशंस बढ़ाने का, वन सेकंड, क्या बढ़ाना है, बिजनेस को अपने ऑपरेशंस बढ़ाने। अगर बिजनेस को अपने ऑपरेशंस बढ़ाने तो सबसे मेन चीज जो उनको चाहिए वो क्या होगी, कैश। कैश है तो वो रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हैं, कैश है तो वो वर्कर्स को सैलरी दे सकते हैं, कैश है तो वो वर्कर्स को वेजेस दे सकते हैं, रेंट पे कर सकते हैं। तो कैश इसलिए रखती है बिजनेस क्योंकि वो स्पेक्यूलेट करती है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ऑपरेशन साइकिल्स में कुछ चेंज हो, कभी हो सकता है अचानक से कि ऑपरेटिंग साइकिल में बम्प आ जाए, सीजन आ गया इसलिए करंट असेट ज्यादा लग रहे हैं, सीजन आ गया इसलिए इन्वेंट्री ज्यादा लग रही है, सीजन आ गया, दिवाली वगैरह आ गया, अचानक से हो सकता है बोनस वगैरह देना पड़े, तभी जाके वर्कर्स खुश होंगे और अच्छे से काम करेंगे। सो व्हाट आर दीज आर द स्पेक्यूलेशंस दैट अ बिजनेस हैज, एंड दीज स्पेक्यूलेशंस मेक द बिजनेस और मोटिवेट्स द बिजनेस टू होल्ड सर्टेन कैश।
So why people hold cash? One reason being speculation. Another reason is contingency. जो speculation और contingency में main फर्क क्या है कि speculation is what you speculate might happen. Contingency is just because of the element of uncertainty. कुछ चीज़ें certain नहीं है, इसलिए अगर आप कैश रखते हो तो उसको contingency बोलना, और कुछ चीज़ें आप सोच रहे हो शायद हो सकता है, इज कॉल्ड एज स्पेकुलेशन. दोनों हल्का सा फर्क है, इसलिए मैंने दोनों को कंपैरेटिव फॉर्म में चार्ट में यहाँ पे देख रखा है, स्पेकुलेशन एंड कंटिंजेंसी. सो स्पेकुलेशन मतलब क्या, एक बार वापस मैं पढ़ता हूँ. द वैल्यू एडिशन, सिंस कैश इज द मोस्ट लिक्विड असेट, इट हैज अ मैक्सिमम पोटेंशियल टू ऐड वैल्यू. कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता है कैश? फर्स्ट, as by originating and terminal point of operating cycle. Cash is invaluable. Cash has an opportunity cost also if cash is kept idle. It becomes a liability rather than an asset. Therefore, efficient firms seek to deploy surplus cash in short-term investments to get better returns. It is here that the second form of value addition from the cash can be had. Since this deployment of cash needs to be done skillfully, not all firms hold cash for speculative motive. Further, the amount of cash held for speculative motive should not cause any strain upon operating cycle. तो क्या कहा गया है कि कैश हम इसलिए रखते हैं कि हम स्पेक्यूलेट करते हैं कि दिस कैन बी यूज इन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज. इन क्या? वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज. कौन से वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हो सकते हैं? एक तो है कि क्योंकि कैश एक ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनल पॉइंट है. अगर याद हो तो मैंने ऑपरेटिंग साइकिल में आपको दिखाया था, कैश अटकने से लेके कैश रिलीज होने तक का जो टाइम है उसके मैं कहूँगा मेरा एक ऑपरेटिंग साइकिल. सो कैश अटकने से लेके कैश रिलीज होने का टाइम, तो ये कैश ही तो है ओरिजिनेटिंग पॉइंट और कैश ही तो है टर्मिनल पॉइंट. और बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन ऑफ कैश की वो ऐसी चीज़ है कि वहीं से चीज़ें शुरू होती है और वहीं पे सारे ऑपरेशन आपके खत्म होते हैं. दैट मेक्स कैश वेरी वेरी इनवैल्यूएबल. ये है उसका सबसे पहला वैल्यू एडिंग रोल. इट कैन बी यूज फॉर स्केलिंग अप योर ऑपरेशंस. नंबर 2, एक और है कि जहाँ पे कैश का सबसे ज़्यादा यूज हो सकता है, और वो ये कि अगर आपके पास कुछ कैश सरप्लस है तो आप उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाकर बेटर रिटर्न्स पा सकते हो. तो मान लेते हैं कि आपका कैश ऐसे ही बैंक में पड़ा हुआ है तो हो सकता है उस पर 6% आपको रिटर्न मिले. वही मान लेते हैं कि अगर आपने उसको कोई सोच समझकर सही इन्वेस्टमेंट्स ले लिया अपने शॉर्ट टर्म के, तो हो सकता है उस पर आपको 8% मिले. तो कैश रखने का एक और रीज़न है कि आप उससे क्या कर सकते हो, आप उसको वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक स्केलिंग अप योर ऑपरेशंस. और नंबर 2 क्विकली क्या, इन्वेस्टिंग इट इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, राइट. क्योंकि वहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलता है, राइट. हो सकता है आपको बेटर रिटर्न मिले वहाँ पे. ये एक रीज़न हुआ स्पेकुलेशन का. लेकिन जो कंटिंजेंसी का रीज़न था, जैसे मैंने आपसे कहा, कंटिंजेंसी एंड स्पेकुलेशन में फ़र्क है. कंटिंजेंसी मतलब क्या कि कई बार बिजनेस में बहुत सारे अनसर्टनटीज है. जैसे एक मैंने क्या कहा कि मैं कैश क्यों रख रहा हूँ, ताकि मुझे पानी पूरी खानी है. पर दूसरा, मैं कैश इसलिए भी रखता हूँ कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं आज कार से आया हूँ, मान लीजिए कार बीच में फेल हो गई, तो या मैं हर बार ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखता कि मेरे कार में कितना पेट्रोल है. हो सकता है कार का पेट्रोल अचानक से खत्म हो गया, तो हो सकता है मुझे कार यहीं पे छोड़नी पड़े और रिक्शा से जाना पड़े. अगर मान लेते हैं कि कार मेरी ब्रेक हो गई, तो हो सकता है वहीं पे कैब बुक करके निकलना पड़े. सो बहुत सारे अनसर्टनटीज है. And because there are very uncertainties, I carry cash with me. So another reason why people carry cash with them is because of uncertainties. And if they are holding cash to take care of the uncertainties, then we say that they are holding cash with the motive of being prepared for contingencies. Fair enough? तो चलिए पढ़ते हैं उसकी theory को. This motive of holding cash takes into account the element of uncertainty associated with any form of businesses. The uncertainty can result in prolongation of working capital or cycle. प्रोलॉन्गेशन मतलब क्या कि अनसर्टेनिटी वैसे हो सकता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाए, थोड़ी बढ़ जाए, राइट. और इवन इन डिसरप्शन, इट इज पॉसिबल दैट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल माइट गो अप, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड माइट टेक टाइम. फॉर सच कंटिजेंसीज सम अमाउंट इज केप्ट बाय एवरी फर्म इन द फॉर्म ऑफ कैश. तो ये एक और रीजन है कि पीपल होल्ड कैश विद द मोटिव फॉर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर कंटिजेंसीज. और इसके बाद में सबसे एसेंशियल, ये एमसीक्यू में आ सकता है, डैश इज द मोस्ट एसेंशियल मोटिव. इसलिए थ्योरी को प्लीज थ्योरी को लाइटली ना ले, वाट लगा के जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस. कभी कभी प्रैक्टिकल लॉजिक से सॉल्व होते हैं, लेकिन ये थ्योरी क्वेश्चंस तो ऐसे ना बच्चों की पढ़ के नहीं गए तो हो गई भैंस पानी में. आप अपने मन के आंसर याद नहीं लिख सकते, तो बी लिटिल मोर केयरफुल. क्या कहा गया, थर्ड मोटिव क्या है, ट्रांजैक्शनल मोटिव. दिस इज द मोस्ट एसेंशियल मोटिव. तो अगर एग्जाम में आए डैश इज द मोस्ट एसेंशियल मोटिव फॉर होल्डिंग कैश, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, द ट्रांजैक्शनल मोटिव.
क्या कहेंगे इस ट्रांजैक्शन मोटिव में, क्या कहना है हमारा? ट्रांजैक्शन मोटिव में हमारा ये कहना है कि लोग एसेंशियली कैश इसलिए रखते हैं क्योंकि ना ही उनको कोई स्पेकुलेशंस है, मान लो स्पेकुलेशन के लिए बहुत थोड़ा सा कैश रहेगा, कंटीजेंसी के लिए बहुत थोड़ा सा कैश रहेगा, लेकिन सबसे मेन कैश लोग अपने पास इसलिए रखते हैं कि वो जानते हैं कि उनको करने हैं बहुत सारे कम ऑन व्हाट ट्रांजैक्शंस, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शनल मोटिव। सो क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए दिस इज द मोस्ट एसेंशियल मोटिव फॉर होल्डिंग कैश बिकॉज कैश इज द मीडियम थ्रू विच ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द फर्म्स आर कैरिड आउट। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कैपिटल गुड्स परचेस करने हैं, रॉ मटेरियल परचेस करना है, रेंट, वाटर का पेमेंट, टेलीफोन का पेमेंट, फ्रेट, कुरियर, ये सब आपको भरने हैं। और ये मेन रीजन है कि क्यों लोग, सबसे एसेंशियल मोटिव है ट्रांजैक्शनल, कि क्यों लोग अपने पास कैश रखते हैं। ओके, दिस ट्रांजैक्शंस आर पेड फॉर फ्रॉम कैश पुल और कैश रिजर्वायर विच इज ऑल टाइम बीइंग सप्लीमेंटेड बाय इनफ्लोज। इनफ्लोज कहाँ से आ सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कुछ कैपिटल इनफ्लोज है, कुछ सेल प्रोसीड से, मतलब ये ऑपरेटिंग साइकिल से, और कुछ कैपिटल गेन्स वगैरह हो सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बेचकर भी कुछ पैसा आ सकता है। यहाँ पे ये कैपिटल इनफ्लोज कहाँ से आ रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, जैसे प्रमोटर ने कैपिटल लाया या आपने कोई लोन लिया, शेयर्स इशू किया आपने, वहाँ से आ सकता है। हो सकता है आपके ऑपरेशन से कैश आए, या हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को बेचकर आपको कुछ गेन्स हुए, कुछ फायदे हुए, वहाँ से आपको कैश आया होगा, राइट। सो ये है कैश के सोर्सेस और कैश को हेल्ड करने के मेन 3 मोटिव। पहला कौन सा, स्पेकुलेटिव मोटिव, बाद में क्या है कंटीजेंसी, एंड लास्टली क्या है ट्रांजैक्शनल। मोस्ट एसेंशियल कौन है, ट्रांजैक्शनल। अनसर्टनिटी के लिए जो कैश रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैश हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ, विद द पर्पज ऑफ कंटीजेंसी मोटिव, है कि कंटीजेंसीज है उसके लिए कैश रहेगा। अच्छा, अभी लेवल ऑफ कैश होल्डिंग, आपका कितनी कैश होल्डिंग होनी चाहिए ये किस पे डिपेंड करता है। सो द लेवल ऑफ कैश होल्डिंग फॉर अ फर्म डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। प्रोमिनेंट अमंग दीज फैक्टर्स आर द नेचर ऑफ द फर्म and the extent and reach of the business, nature of the business and extent. See, आपको कितना कैश कैरी करना है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन ब्रॉडली वो इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस और बाद में है एक्सटेंट एंड रीच। अब नेचर ऑफ द बिजनेस मतलब क्या, इफ द फर्म इज एंगेज इन अ कैश परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेस। अब वो 3-4 नेचर है। पहला क्या कि अगर मान लीजिए आपके फर्म का नेचर ऐसा है कि आप नंबर ऑफ फर्म्स से, नंबर ऑफ लोगों से कैश में रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेस करते हो तो आपको कैश ज़्यादा लगना है। वही अगेंस्ट अगर आप नंबर ऑफ सोर्सेस से नहीं रॉ मटेरियल लेते, किसी एक से लेते हैं, राइट, मोर देन अ फर्म, किसी एक से अगर आप लेते हैं तो कैश का रिक्वायरमेंट कम होगा। ऑल्सो फर्म हैविंग कैश परचेस एंड कैश सेल वुड नीड टू मेंटेन मोर कैश बैलेंस। अगर आपका पूरा बिजनेस कैश पे ही चल रहा है, कैश पे परचेस करो, कैश में सेल वगैरह करो, तो हो सकता है आपको कैश बैलेंस ज़्यादा लगे। और वही अगर आप मान लीजिए परचेस तो कर रहे हो कैश में, ये अच्छा है, ये केस देखो सैंडविच, परचेस कर रहे हो आप कैश में, सैंडविच केस है, मिक्स है 2 चीज़ें इसमें, परचेस कर रहे हो कैश में और बेच रहे हो उधार पे, तो भैया आपको तो कैश का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखना ज़रूरी है। इससे स्ट्रेन्ड कैश फ्लोज देखने को मिलेंगे। स्ट्रेन मतलब क्या, प्रेशर। क्यों कि आप परचेस कर रहे हो कैश में और बेच रहे हो, कौन बेच रहे हो किसमें, आप उसको क्रेडिट पे बेच रहे हो, तो आपको तो आपका कैश पोजीशन ध्यान से एकदम प्रेशर्ड कंडीशंस में आपको आपका ऑपरेट करना है। क्यों, क्योंकि आपको सामने वाले को कैश आज देना है, सामने वाला आपको कैश बाद में देने वाला है। और वही एज अगेंस्ट अगर आपका ऐसा है कि आप बाय करते हो, कौन आप बाय करते हो किसमें, क्रेडिट पे, लेकिन बेचते हो कैश में, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था मैकडॉनल्ड्स बाय करेगा किस पे, उधार पे, क्योंकि उसको मैकडॉनल्ड्स को लोन देने के लिए या सॉरी उधार पे गुड्स देने के लिए लाइन में लोग खड़े हैं, लेकिन वो बेचता है किसमें, कैश पे। तो इन दैट केस दे एंजॉय वेरी कंफर्टेबल कैश बैलेंस, बहुत ही कंफर्टेबल कैश बैलेंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है उनके लिए, राइट। सो कैश आपको कितनी लगती है, ये 2 चीज़ों पे मेनली डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस अगर ऐसा है कि कैश में ही सब कुछ चलता है तो कैश आपको बहुत रखना जरूरी है। आपका ऐसा है कि अगर आप कैश में बाय करते हो लेकिन आप सेल करते हो क्रेडिट पे, तो स्ट्रेन्ड कैश पोजीशन होगी आपकी तो। और अगर आपका ऐसा है कि आप बाय करते हो क्रेडिट पे लेकिन आप सेल करते हो कैश में, तो बहुत ही कंफर्टेबल कैश पोजीशन, आपको ज़्यादा कैश रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन इसके अलावा एक और डिटर्मिनेंट है जिस पर डिपेंड करता है कि आपको कैश कितना मेंटेन करना पड़ेगा, और वो डिटर्मिनेंट है एक्सटेंट एंड रीच ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस का एक्सटेंट कितना है, रीच कितना है। कॉमन सेंस अगर आपका छोटा फर्म है तो कम कैश लगेगा, सिंगल लोकेशन है, लेकिन अगर आपका मल्टी लोकेशन है तो आपको कैश ज़्यादा लगेगा, मोर कैश, सिंगल लोकेशन वाले को कम। ऑल्सो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद मूविंग कैश, जब आपके पास मल्टीपल लोकेशन रहते हैं तो आपको कैश मूव करना पड़ता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, एक ब्रांच से हेड ऑफिस तक पैसा रिमिट करना रहता है। इन दैट केस
आपको लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। तो ये दो मेन डिटरमिनेंट्स है जिस पर डिपेंड करता है कि आपका कैश बैलेंस कितना होना चाहिए। बताइए वन सेकेंड, कौन से दो है? पहला नेचर ऑफ द बिजनेस और दूसरा क्या है? एक्सटेंट एंड रीच ऑफ द बिजनेस। ठीक है, चलिए अब आपको देखने कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। ये तो हम देख चुके हैं बच्चों, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला, ये आपको सेल्फ रीडिंग करनी है कि कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। जब आप बोलते हो कैश और बैंक बैलेंस मेरा 10 लाख है, उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें देखिए मेनली क्या आता है आपका? कैश और चेक्स भी आते हैं। जो आपके बैंक में बैलेंस है, चाहे करंट अकाउंट में हो या चाहे फिक्स डिपॉजिट में हो, वो आते हैं। मैं क्विक रीडिंग फिर भी कर लेता हूँ, जल्दी से देख लीजिए। ये आपने वो पता है कि कैश मतलब क्या है। जब मैं बोलता हूँ कैश, तो कैश के कंपोनेंट्स क्या क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर चाहे करंट अकाउंट में हो, चाहे करंट अकाउंट में हो, चाहे फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट में हो, राइट। इसके साथ जो कैश इक्विवेलेंट्स है आपके, कैश इक्विवेलेंट्स मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसको भी कैश में ही गिना जाता है। तो पढ़ता हूँ मैं इसमें, द मोस्ट लिक्विड एंड रेडिली एक्सेसिबल कंपोनेंट ऑफ कैश, द कैश इज हेल्ड टू मीट डे टू डे पेमेंट्स, इट इज जनरेटेड फ्रॉम काउंटर कैश रिसीट्स ऑफ द फर्म। काउंटर मतलब क्या? कि जैसे मैं माल बेचकर कैश जनरेट करता हूँ और वही पेमेंट के लिए भी यूज करता हूँ, फ्रॉम काउंटर एक्टिविटीज if any, and from cash withdrawals of the bank. The volume of the cash in hand maintained by the firm again depends upon nature of the operations. In case major portion of the sales is being cash, firm is left with large amount of cash at the end of the day which needs to be taken care. This entails security and custody arrangements for cash before it is deposited in the bank. Moreover, since receipt and payment of the cash is primary level transaction which is culminated with the handling over of the cash, special care is required. तो अगर बहुत कैश है तो सिक्योरिटी वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशल केयर लगेगा। चेक्स क्या रहते हैं? चेक्स जबकि थोड़े से सेफ रहते हैं। चेक्स इन हैंड आर क्लब्ड विद कैश इन अ कैटेगराइजेशन बिकॉज अ चेक इज अ सेकेंडरी फॉर्म ऑफ कैश। सो चेक भी एक्चुअली नियर टू वेरी कैश है, जस्ट अ सेकेंडरी फॉर्म। कैश इज द प्राइमरी फॉर्म, कैश के बदले कैश। कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या? गुड्स ले लो, कैश दे दो, प्राइमरी फॉर्म ऑफ कैश। आपने गुड्स दिया, सामने वाले ने चेक दिया, इट्स इक्विवेलेंट टू कैश, जस्ट दैट इट इज अ सेकेंडरी फॉर्म। द केयर एंड प्रिकॉशन रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग चेक्स इज मच लेस। तो लिख दिया which can be credited to the account of the firm only. The checks in hand need to be deposited carefully. Attention also needs to be paid or to those checks which are dishonored. बस इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इसमें डिसऑनर वगैरह होने के चांसेस है। बाद में बैंक बैलेंसेस भी रहते हैं। बैंक बैलेंस में हमने देखा था करंट और डिपॉजिट अकाउंट्स। इन केस द फर्म्स बैलेंस आर नॉट हेल्ड इन सेविंग्स अकाउंट, अ फर्म हैज एटलीस्ट वन मेन करंट अकाउंट विद द बैंक थ्रू विच द ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट. All the excess cash is deposited into this account together with checks. Payments to employees, creditors and suppliers are made by way of checks from this account. ठीक है, बैंक बैलेंस भी रहते हैं. अब ये सब होने के बाद फाइनली हमको एक पढ़ना है एक फॉर्मूला विलियम बॉमल का, जिसको बॉमल्स मॉडल भी कहते हैं, कि आपने कितना कैश रखना चाहिए. देखिए बच्चों, बहुत ज़्यादा कैश भी आपने नहीं रखना चाहिए. क्यों नहीं रखना चाहिए आपने बहुत ज़्यादा कैश? क्योंकि उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लॉस होता है. ये कैश, अगर मैं आज जितना भी कैश मेरी जेब में पड़ा हुआ है, उस कैश को अगर मैं बैंक पे रखता तो मुझे उसमें क्या मिल सकता था? मुझे मिल सकता था उसमें इंटरेस्ट. ओके, क्या मिल सकता था? मुझे इंटरेस्ट मिल सकता था. तो आपने बहुत ज़्यादा कैश आपके पास नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत सारा कैश आपके पास रख रहे हो तो आप उसको इंटरेस्ट कमाने का चांस भूल रहे हो. आप उसको किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके, किसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते थे. और इसलिए अगर आपने बहुत ज़्यादा कैश आपके पास मेंटेन किया है तो आप ये अपॉर्चुनिटी खो रहे हो टू अर्न इंटरेस्ट ऑन व्हाट कम ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. और इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं कि बहुत कम कैश आप अपने पास रखिए, क्योंकि बहुत कम कैश भी अगर आपने आपके पास रखा तो एक और प्रॉब्लम है कि कैश को अगर आपने सिक्योरिटीज में डाल दिया तो सिक्योरिटीज को वापस कैश में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन कॉस्ट लगेगा पर लॉट. इसका मतलब क्या है कि मैंने मान लेते हैं कि ये कैश मैंने मेरे जेब में कितना रखना है, ये सवाल है. पहले आप समझिए हम डिस्कस क्या कर रहे हैं. बॉमल्स मॉडल जो है, विलियम बॉमल ने जो दिया था, वो बॉमल्स मॉडल क्या बोलता है? बॉमल्स मॉडल विल हेल्प यू to calculate the optimum amount of cash that you can have or you should have. इतना ही कैश आपने आपके पास रखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं. ये कहता है बॉमल मॉडल. ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे और इस फॉर्मूला से जो आंसर आएगा, इतना कैश आपने रखना चाहिए, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम. अब इस फॉर्मूला को समझने से पहले एक एक टर्म को समझिए कि क्यों बहुत ज्यादा कैश आपने आपके पास नहीं रखना है. क्योंकि बॉमल ये मानते हैं कि आप अपना पूरा कैश रख सकते थे मार्केटेबल सिक्योरिटीज में. बोलो वन सेकंड, क्या मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आप रख सकते थे? वो सिक्योरिटीज आपको एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करती है. तो जेब में पैसा रखने से अच्छा है सिक्योरिटीज में डालो, कुछ तो रिटर्न मिलेगा. पर अभी ऐसा भी नहीं करने का कि पूरा का पूरा पैसा आपने आपका पूरा पैसा आपने डाल दिया सिक्योरिटीज में, पूरा पैसा. अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 20 रुपए की नोट है, ये मेरी 20 रुपए निकले आपको, ये 20 रुपए की नोट पे अगर मान लेते हैं मैंने डाल दिया सिक्योरिटी में, सब चला गया, चलो लो सब दे दिया सिक्योरिटी में डाल दिया मैंने. अब मैं कोई चाय पीने में क्या करूं?
20 रुपये निकालूँ, कैसे निकालूंगा? उस सिक्योरिटीज को बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ा मतलब उसका ब्रोकरेज चार्ज आया, ब्रोकर को पैसे देने पड़ेंगे, बाय सेल जब भी करोगे ब्रोकर को पैसा जाएगा। मतलब ये क्या है कि हर लॉट ऑफ सिक्योरिटीज को बेचने के लिए कुछ कॉस्ट आता है, जिसको हम यहाँ पे बोलने वाले कन्वर्जन कॉस्ट। अभी पूरा का पूरा पैसा भी सिक्योरिटी में नहीं रखने का कि सर जब चाय पीनी है ना तो सिक्योरिटी बेच के निकाल लेंगे पैसे। अरे नालायक, वो चाय 10 रुपए की और उस सिक्योरिटी बेचने को 50 रुपए लगेंगे। तो पूरा का ऐसा भी नहीं करने का कि जीरो कैश अपने पास रखिए, सब मार्केटेबल सिक्योरिटी में डाल दिया, ऐसा भी नहीं करने का। अगर ऐसा आपने किया तो जब जब कैश की जरूरत रहेगी आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू इंकर समथिंग कॉल्ड एज कन्वर्जन कॉस्ट। कौन क्या? कन्वर्जन कॉस्ट। अब ऐसा भी नहीं करने का कि सब पैसा अपने पास ही रखने का अपने जेब में, ऐसा भी नहीं करने का, क्योंकि इससे आप एक ऑप्शन खो देते हो, एक अपॉर्चुनिटी खो देते हो आप उस पर इंटरेस्ट कमाने का। सिक्योरिटी मार्केट में डालकर कुछ अच्छा रिटर्न आप कमा सकते थे। तो अब हम क्या करें सर? आप बोल रहे हो पूरा पैसा भी नहीं डालने का सिक्योरिटी मार्केट में, आप बोल रहे हो सब पैसा अपने पास भी नहीं रखने का। हाँ, तो एक ऑप्टिमम पैसा रखने का, और वो ऑप्टिमम पैसा कितना रहना चाहिए इज गिवन बाय द फॉर्मूला अंडर रूट 2 इंटू टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, जो भी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश है। जैसे आपके पूरे साल में आपको लग रहा है कि 18 लाख रुपए के आपके कैश एक्सपेंसेस है, आपको 18 लाख रुपए लगने वाले, तो आपका टी विल स्टैंड फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इंटू सी क्या है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पर लॉट। सी जब आप शेयर्स बेचने जाते हो या सिक्योरिटीज बेचने जाते हो तो यूजुअली आपको लॉट में बेचना पड़ता है, और हर एक लॉट के पीछे कुछ ना कुछ क्या आता है आपको? कौन? कन्वर्जन कॉस्ट। वो कन्वर्जन कॉस्ट मैंने वहाँ पे लिखा है डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, राइट? इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे मैंने लिख कर दिया है, फॉर्मूला चेक कीजिएगा। टी स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट, बी स्टैंड्स फॉर कन्वर्जन पर लॉट, एंड आई इज द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज पर एनम, राइट? सब कुछ पर एनम में। टी यहाँ पे क्या है? एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, और तो इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे क्या है? पर एनम वाला। समझ में आ रहा सभी को? ओके, सो वंस अगेन फॉर्मूला क्या रहेगा? इस फॉर्मूला के हिसाब से आपने कितना कैश रखना चाहिए, इस फॉर्मूला में आप अपने वैल्यूज को डालिए, जो आंसर आएगा उतना कैश आपने मेंटेन करना है। तो फॉर्मूला है 2 इंटू क्या? टी स्टैंड्स फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश डिवाइड बाय सी क्या है? सी क्या रहेगा? सी स्टैंड्स फॉर कन्वर्जन कॉस्ट पर लॉट। हर एक लॉट को वापस कैश में कन्वर्ट करने का या कैश को लॉट में कन्वर्ट करने का जो कॉस्ट है उसको हम कहेंगे कन्वर्जन कॉस्ट पर लॉट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट पर एनम। तो ये फैक्टर्स आपको डालने इस फॉर्मूला में, और जो आंसर आएगा उतना ही कैश का अमाउंट आप अपने पास रखिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ऐसा कहते हैं प्रोफेसर बॉमल। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ अजम्पशंस यहाँ पे किए हैं। उनका अजम्पशन क्या है? नंबर 1 कि कंपनी कीप्स ऑल इट्स कैश इन इंटरेस्ट यील्डिंग डिपॉजिट्स, मतलब कैश आपने कहीं पे भी आपका आइडल कैश वॉलेट में नहीं रखना है, यू शुड इन्वेस्ट इन यील्डिंग डिपॉजिट्स, ये वो मान रहे हैं। नंबर 2 इट ऑल्सो अज्यूम दैट कैश यूसेज इज लीनियर ओवर टाइम। ऐसा नहीं कि कभी अचानक से बहुत कैश लग रहा है, कभी अचानक से बिल्कुल भी कैश नहीं लग रहा है, कैश का यूसेज लीनियर है, ऐसा ये मान रहे हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन फ्रॉम डिपॉजिट्स इन सच अ वे दैट द कॉस्ट ऑफ विड्रॉन इज ऑप्टिममली बैलेंस्ड, राइट? द मॉडल इज ऑलमोस्ट सेम एज द इकोनॉमिक स्टॉक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। बच्चों एक्चुअली ये मॉडल ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं देखा, आपने कॉस्टिंग में जो कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल चैप्टर आप जब पढ़ते हो तो उसमें आप ईओक्यू का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, ईओक्यू इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑलमोस्ट वैसा ही सिमिलर ये फॉर्मूला भी है, उसी लॉजिक से एक्चुअली ये फॉर्मूला भी डिराइव हो सकता है, राइट? आई थिंक कि आपका ये मटेरियल चैप्टर हो गया होगा ऑलरेडी, देखिए। नहीं हुआ है अगर आपका देखिए तो पहले वो देखिएगा, बाद में ही आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे, राइट? जो मेरे कॉस्टिंग के लेक्चर्स है उसमें मैंने एक्चुअली ये फॉर्मूला प्रूव भी किया है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है उसका प्रूफ भी मैंने दिया है। उसी स्टेप्स पे, उसी लॉजिक्स पे यू कैन ऑल्सो डिराइव द फॉर्मूला फॉर द ऑप्टिमम कैश बैलेंस, दे आर ऑन द सेम लाइन्स, ओके? सो ये ईओक्यू का फॉर्मूला अगर आपका कॉस्टिंग नहीं हुआ है तो आप देखेंगे तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला देखने वाले हो। कोई घाई नहीं, अगर नहीं देखा है तो कोई डरने की बात नहीं है। जब भी आप देखोगे, पढ़ोगे ना कभी तो पढ़ोगे फॉर्मूला, उस टाइम पे आपको ये फॉर्मूला कभी समझ में आ ही जाएगा। मेरे उस सेशन में मैंने ईओक्यू के फॉर्मूला का प्रूफ भी दिया हुआ है, उन्हीं लाइन्स पे ये फॉर्मूला भी प्रूव हो सकता है। अभी के लिए प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ये फॉर्मूला यूज करके जो आंसर आता है हम निकालेंगे, इसके ऊपर इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करने वाले। ये हुआ कैश के मैनेजमेंट की बात। जैसे हमने क्या क्या कंप्लीट किया? हमने कंप्लीट किया हाउ टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल, जिसमें हमने ऑपरेटिंग साइकिल देखा, हमने देखा कि फॉर्मूला से भी आंसर आ सकता है। वो होने के बाद हमने बहुत सारे, अच्छा इसके पहले भी इनफैक्ट हमने बहुत सारी वर्किंग कैपिटल की थ्योरी पढ़ी है कि वर्किंग कैपिटल का डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, राइट? बहुत सारी बातें हमने इसके पहले भी की हुई है।
कि क्या फ़ायदे होते हैं अगर आपने ऑपरेटिंग साइकिल को सही तरीके से मैनेज किया तो। फिर हमने वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के तरीके देखे ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू, फॉर्मूला के थ्रू और ग्राफ रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट, वो वाला तरीका देखा। अब एक बार आपने वर्किंग कैपिटल अगर एस्टिमेट कर लिया है तो जब आप उसको फाइनेंस करने के लिए बैंक के पास जाओगे तो बैंक के पास बहुत सारे नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स जो है वो हमने देखे। और वो देखने के बाद फिर हमने देखा अदर इश्यूज। आज क्या देखे हमने स्टार्ट क्या किया देखना अदर इश्यूज एसोसिएटेड विद वर्किंग कैपिटल। और अदर इश्यूज में हमने क्या क्या कवर किया, हमने देखा कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या रहता है, वो जो मिथ है कि करंट एसेट ज़्यादा तो सब बढ़िया, ये एक मिथ है। ओके, उसके अलावा हमने ये देखा कि कैश को कैसे कैसे होल्ड कर सकते हैं आप, होल्ड करने के तरीके, कैश को होल्ड करने का मोटिव हमने देखा, राइट, कितना कैश लगेगा रहना चाहिए आपके पास, उसके डिटर्मिनेंट्स हमने देखे। ओके, तो ये सारी बातें हमने खत्म करते करते कैश मैनेजमेंट में लास्ट में हम आ गए थे ये बॉमल्स फॉर्मूला पे, जो दिखाता है कि आपने कितना कैश रखना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, आपने जो ये आंसर आ रहा है उतना कैश आपके पास रखना चाहिए, ये कहता है बॉमल्स फॉर्मूला। उस में स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट को अच्छा रखना चाहते हो तो कैसे करना चाहिए, आपने बेसिक 3 पॉइंट दिए जो कॉमन सेंस से आपको आएंगे। नंबर 1, जो भी आपके डेटर्स है उनसे कलेक्शन स्पीडीली करिए, टाइमली करिए, जो डेटर्स को टाइम दिया था वो शेड्यूल फॉलो कीजिए। अगर आप लीनियंट बन गए, आपने आपको डेटर्स का कहा था सी जनाब 2 महीने बाद में आपसे पैसे, 2 महीने में आपसे पैसे आने चाहिए, तो देखना मैं पहले बोल रहा हूँ 2 महीने में आने चाहिए। जैसे 2 महीने खत्म हो जाए उसके थोड़े दिन पहले ही उसको फ़ोन करने का, उसको एक रिमाइंडर देने का, क्योंकि वो रेडी रहे। अगर आप ही लेजी बन गए, आपने 2 के 3 महीने हुए और कोई एक्शन नहीं उठाया, तो फिर तो क्या बाकी के डेटर्स भी ऐसे ही मजे लेंगे ना आपके। कोई डिस्काउंट स्कीम रखनी चाहिए कि अगर आपने टाइम पे पेमेंट किया, टाइम से पहले पेमेंट किया तो आपको मैं इतना इतना डिस्काउंट दूंगा, अगर आपने टाइम पे पेमेंट किया तो इतना ही पेमेंट रहेगा, लेकिन अगर आपने डीलेड पेमेंट किया, कौन क्या किया आपने, डीलेड पेमेंट किया, तो हो सकता है कि मैं आपको चार्ज करूँ इंटरेस्ट। ऐसे कुछ आपके स्कीम्स रहने चाहिए। बाद में स्प्रेडिंग आउट पेमेंट्स, आपके पेमेंट जो उनको स्प्रेड करिए। स्प्रेड करना मतलब क्या, साइमल्टेनियसली विद स्पीडिंग अप कलेक्शन द फर्म शुड स्प्रेड द पेमेंट्स। इट मीन्स दैट इफ क्रेडिट पीरियड इज अवेलेबल इन सम पेमेंट्स इट शुड बी यूटिलाइज्ड फुल्ली। अगर आपको कहीं पे बोल रहा है कि सर 2-3 हफ्ते में पैसे दीजिए, कोई बोल रहा है 2-3 हफ्ते, तो 3 हफ्ते के बाद ही देने का ना, 2 हफ्ते बाद क्यों देने का। ट्राई स्प्रेडिंग योर पेमेंट्स एज फार एज दे कैन। ओके, bunching of payment should be avoided. For outstation customers, arrangement can be made with the bank for making at par payment. ठीक है, और बाद में है रियलिस्टिक कैश फोरकास्टिंग। कैश मैनेज करने के लिए एक और तरीका है कि आप अपनी फोरकास्टिंग रियलिस्टिक करें। रियलिस्टिक फोरकास्टिंग मतलब क्या, कि आपको पूरे साल में कितना कैश लगने वाला है, नेक्स्ट ईयर आपको कितना कैश लगेगा, शुड बी प्रिपेयर्ड, लिख के दिया, शुड बी प्रिपेयर्ड एट द कमेंसमेंट ओनली। द कैश फोरकास्ट हैज 2 पार्ट्स, कैश के 2 फोरकास्ट है। पहला क्या, वो कैश जो ऑपरेटिंग साइकिल से आएगा, एंड सेकंड जो कैपिटल फ्लोज है। जो फर्स्ट पार्ट है वो ओरिजिनेट करता है सेल्स से, इसलिए आपका सेल्स बजट सेल्स से ओरिजिनेट होता है फर्स्ट पार्ट। ऑपरेशन से जो साइकिल आएगा उसके लिए आपको पहले सेल्स कितना होने वाला है जानना जरूरी है। और जो सेकंड पार्ट है कैश का, जिसको हमने कैपिटल इनफ्लोज कहा है, वो कहाँ से आता है, वो आता है आपके कैपिटल एक्टिविटी से, इसलिए कैपिटल बजट को भी जानना जरूरी है। द सरप्लस ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मान लीजिए 13 लाख की चीज़ें आपने बेची हैं और उसका कॉस्ट सिर्फ 11 लाख था, आपने 2 लाख रुपए कमाए आपके ऑपरेशन से, ये 2 लाख रुपए भी यूज हो सकते हैं फॉर कैपिटल पर्पज। और इसी को इसको कहते हैं इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल इज कॉल्ड एज द इंटरनल अक्रूल्स ऑफ द फर्म एंड इट इज यूज फॉर कैपिटल आउटलेज। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलना है इसको हम, इंटरनल अक्रूल्स ऑफ द फर्म। तो जो आपके ऑपरेशन साइकिल से जो पैसा आया माइनस जो आपको ऑपरेशन के लिए एक्सपेंसेस लगे, जो सरप्लस आता है ऑपरेशन से, उस सरप्लस को हम कह सकते हैं व्हाट, कम ऑन, इंटरनल अक्रूल्स। क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल अक्रूल्स। फॉर अ रियलिस्टिक कैश फोरकास्ट, सेल्स प्रोजेक्शन एंड कैपिटल बजट हैव टू बी ड्रॉन with deliberations with the management. Such a forecast carries a cushion for contingencies, right? Contingencies, sudden spurt or shrinkage in demand for which mid-term modifications in the forecast are made. Involvement of operational level people, both production, sales area is essential. तो ठीक है, बाकी सब ब्ला है, इतना याद रखना है कि अगर आपको कैश को अच्छे से मैनेज करना है तो 3 मेन चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो सबसे पहले आपके जितने भी कलेक्शंस उनको स्पीड अप करिए, उनको पॉलिसी दीजिए, लेट पेमेंट पे उनको पेनल्टी लगाइए, तब जाके लोग सही टाइम पे पेमेंट करेंगे। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपका कैश का पोजीशन अच्छे से मैनेज हो, तो कैश को और अच्छे से मैनेज करने के लिए एक और तरीका कीजिए, जितने भी आपके पेमेंट्स उनको कर दीजिए स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट मतलब क्या, कि जितना लेट पेमेंट हो सकता है उतना लेट पेमेंट करिए, जितना अलाउड है पूरी तरह उस क्रेडिट पीरियड को फुल्ली यूज करिएगा। कोई कहता है 2 से 3 हफ्ते में पैसे देना, तो 3 हफ्ते के बाद ही उसको पैसे दीजिएगा। उसके बाद में एक और तरीका है, वो है रियलिस्टिक, कौन क्या, रियलिस्टिक कैश फोरकास्टिंग। रियलिस्टिक कैश फोरकास्टिंग के लिए
दो चीजें हैं जो आपको याद रखना है कि कैश फोकस दो जगहों से आता है। एक है कैश फ्लोज फ्रॉम व्हाट कम ऑन ऑपरेशन साइकिल्स, और दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट कम ऑन कैपिटल आउटफ्लोज। ऑपरेशनल साइकिल्स के लिए आपको आपका कैश सेल्स बजट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस सेल्स बजट पे डिपेंड करेगा कि कब कितना सेल्स आने वाला है, उस पर डिपेंड करेगा कब कितना कैश आने वाला है। और कैपिटल आउटफ्लोज के लिए जो आपके कैपिटल बजट्स रहते हैं कि आने वाले ईयर्स में, लॉन्ग टर्म में, अगले 5 सालों में, 3 साल में, कौन से ईयर में आपको देख रहे हो कि कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कोई मशीन बेचनी पड़ेगी, कौन से ईयर में आपको दिख रहा है कि कोई कैपिटल रिसीट्स होने वाले हैं, उसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी रहेगा। जब ये सब कंसिडर होंगे तभी आप अपने कैपिटल इनफ्लोस को सही तरीके से मैनेज कर पाओगे। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा कैश मैनेजमेंट। अगले लेक्चर से बच्चों मैं कंटिन्यू करूँगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ साथ ही उसके बाद में हमको थोड़ा लास्ट में पढ़ना है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, दैट इज डेटर्स मैनेजमेंट, और लास्ट में फैक्टर्स। अभी दो चीज़ें पढ़नी है कि फैक्टरिंग और दूसरा है फॉरफिटिंग। ओके, ये फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग ये जो मेन चीज़ें हैं, दो कॉन्सेप्ट्स, ये मेनली हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों सी ऑल, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, चलिए बच्चों ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। स्टे सेफ।